आज ट्रंप को मैंने सीएनएन के ऊपर एक तरह की धमकीनुमा अपील जारी करते हुए सुना, ईरान की फौज के लिए, कि आप लोग सरेंडर कर दीजिए। अगर आप सरेंडर नहीं करेंगे तो सर्टेन डेथ, आपकी मौत निश्चित है। सर्टेन डेथ है। अगर आप सरेंडर कर देंगे तो मैं वायदा करता हूं कि मैं आपके साथ नरमी से पेश आऊंगा और काफी उदारता दिखाऊंगा। ये इस तरह की जारी की। आप क्या समझते हैं? अच्छा, कि इससे ट्रंप का इरादा पता लगता है। इससे ट्रंप का इरादा पता लगता है कि जब तक ईरान पराजय स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो युद्ध को नहीं रोकेंगे, ऐसा लगता है उनकी बात से। देखिए, बात यह है कि ये वो कौम नहीं है जो इतनी आसानी से सरेंडर कर देगी। ये तो बात सहमत हूं मैं आपकी इस बात से। ये कोई पाकिस्तान की फौज नहीं है 90,000 जो सरेंडर कर देंगे हमारे कहने पे, जैसे हमारे कहने पे हो गया था बांग्लादेश की लड़ाई में। ये वेनेजुएला भी नहीं है। और आज के दिन कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो हस्तक्षेप करना चाहती है बड़ा संजीदा तरीके से। ये चीन कर सकता है इसमें हस्तक्षेप, और चीन और रूस मिलके कर सकते हैं। और हमारे जो रणबांकुरे हैं, जो फॉरेन पॉलिसी में बड़ी बड़ी बात करते थे, वो कहते थे कि भाई हम न्यूट्रल हैं, हम लड़ाई रुकवा देंगे। हम यूक्रेन की लड़ाई में जो पोजीशन थी ना कि हमारी तो दोनों तरफ से दोस्ती है, हमारी यूक्रेन से भी दोस्ती है, हमारी रूस से भी दोस्ती है, तो हम इस लड़ाई को रुकवा सकते हैं जी। आज के दिन वो जो न्यूट्रलिटी थी वो पार्शियलिटी में बदल गई है। आपने उनके इतने बड़े धर्म गुरु के कत्ल के बाद, उसकी किलिंग के बाद, अमेरिका और इजराइल के द्वारा मिलकर जिस तरह से मारा गया है उसको, उसके बाद आपके हलक से एक बयान नहीं निकल रहा। इसका मतलब क्या है? आज के दिन मैं समझता हूं कि भारत एक संप्रभुता रखने वाला मुल्क है। क्या आपको नजर आता है क्या? नहीं, बिल्कुल Are नहीं। we behaving like a sovereign power? मुझे अफसोस हो रहा है जो शब्द मैं इस्तेमाल करने जा रहा हूं, और कल आपने कहा था कि विदेश नीति के मसलों में कड़े लफ्जों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन आप भी मजबूर थे कुछ कड़े लफ्जों का इस्तेमाल करने के लिए। मैं भी आज मजबूर हूं। मेरा मानना है कि भारत का पूरा जो नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार, उनकी विदेश मंत्रालय का जो पूरा रवैया है, वो अमेरिकी पिट्ठू का रवैया है। अमेरिकी पिट्ठू का रवैया है भाई। अमेरिका, ये कोई ट्रेड वाला मामला नहीं है जो अब हो रहा है। ये तो बिल्कुल आपने इसमें पूरी दुनिया को युद्ध में झोंके जाने का भी खतरा है। यूरोप के दोनों देश, बड़े देश ब्रिटेन और फ्रांस, ये जर्मनी के बारे में नहीं पता है, लेकिन जर्मनी भी ऐसा कर सकता है। ये दोनों देश जो है वो इजराइल और अमेरिका के साथ खड़े हो गए हैं। और यहां तक कि उन्होंने ये भी कह दिया है, फ्रांस ने तो शायद ये भी कह दिया, अपनी एटमी ताकत के बारे में भी कहा है कि वो भी इस्तेमाल के लिए तैयार है। देखिए, एटमी ताकत आप कैसे इस्तेमाल करके, मतलब वो तो मुल्क सटे हुए हैं एक दूसरे के साथ भाई। एक आप ऐसे बम चला दोगे कि आपको कुछ भी नहीं होगा। ये तो है नहीं कि आप अक्रॉस द अटलांटिक से बम चला रहे हो, मतलब 7 समुंदर पार से आप बम चला रहे हो। आप अगर यहाँ बम चलाएंगे ईरान में, तो क्या जो आपके एलाइज हैं, जो गल्फ में एलाइज हैं आपके, जो जैसे अरब स्टेट है जो आपकी, वो क्या उनके खिलाफ उनको नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। और टू यूज अ न्यूक्लियर डिवाइस ऐसी फ्लूइड सिचुएशन में, ऐसी डेंजरसली पॉइज सिचुएशन में, ये तो कोई सरफिरा ही कह सकता है। और मैं कह रहा हूं कि धमकी मत दो भाई, ये कौम धमकी से नहीं डरेगी। आप रीजनेबल इंटरवेंशन करवाओ। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को, जिस मल्टीलेटरल बॉडी को आपने मौत के घाट उतार दिया, जिसका नाम यूनाइटेड नेशंस है, उसके जरिए ही इंटरवेंशन करवाओ। लेकिन ये लोग, ये तो IAEA भी खुद है, एटॉमिक एनर्जी अथॉरिटी भी खुद है, और यूनाइटेड नेशंस भी खुद हैं, और ये ग्लोबल ट्रेड को
चलाने वाली संस्था भी खुद है। यानी हर संस्था में ये लोग अपनी छाप रखना चाहते हैं और उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। दे हैव कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, और जो बचे हैं उनकी साख कुछ रही नहीं, उनकी बात कोई सुनेगा नहीं। ये जो आज के दिन जो दुनिया बन गई है, ये दुनिया बड़ी डेंजरस स्थिति में है, और वो एक कैटास्ट्रॉफी के कगार पे है, और उसको बचाने वाला कोई संस्थान, कोई शख्सियत, कोई देश हमको नजर नहीं आ रहा। जिन लोगों का ये काम था, जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनको करना चाहिए, वो तो स्वयं संलग्न है लड़ाई करवाने में, और इसका अकेला जिम्मेदार जो है बेंजामिन नेतन्याहू है। क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर आज के दिन डोनाल्ड ट्रंप चाहता भी है कि संधि हो जाए, चाहता भी है कि कोई रास्ता निकल आए, ये ज़ायनिस्ट लॉबी होने नहीं देगी कि उसको कहेगी तुम्हारी तो नाक कट जाएगी, ये आप मत करो इसे। और अमेरिका के फाइनेंशियल सर्कल्स में भी यहूदी लॉबी जो है वो बहुत ताकतवर है। हाँ, उसके अरे उनके मुल्क के भीतर भाई, हाँ, दे आर वेरी स्ट्रांग। हाँ, और उनका जो हस्तक्षेप वहां पर कॉर्पोरेट लॉबी में जो उनका हस्तक्षेप है, वहां पे इंडस्ट्रियल एम्पायर में, वो मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर बोलते हैं ना, यूएस मिलिट्री इंडस्ट्रियल एम्पायर, वो तो उनका ही है आधे से ज्यादा। और क्या। और वो लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि ये युद्ध रुके, और उनका सबसे बड़ा जो चेहरा आज के दिन है, जिसका नाम नेतन्याहू है, जो कि अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए दुनिया को आग लगा देना चाहता है। और यहाँ पर साफ जाहिर हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं इज नॉट बिहेविंग लाइक अ सुपर पावर, ही इज बिहेविंग लाइक अ सुपर बुली। और कुछ नहीं है। अरे बिग पावर्स डोंट बिहेव लाइक दिस भाई। लेकिन विनोद जी ये बताइए, ठीक है, आपकी ये बात सही है कि दुनिया में जितनी बड़ी-बड़ी संस्थाएं थी, जिनसे विश्व व्यवस्था चल रही थी, उनको अमेरिका ने कैप्चर कर लिया है। लेकिन अमेरिका ने एक और संस्था कैप्चर कर ली है, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करते हैं, करते भी हैं तो फिर घुमा फिरा के चर्चा करते हैं। मतलब हम लोगों से मतलब हमारे और आपसे नहीं है, आमतौर पर उन्होंने भारत की प्रभुसत्ता को भी कितना एक हद तक कैप्चर कर लिया है। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय को भी कैप्चर कर लिया है, भारत की पूरी विदेश नीति को कैप्चर कर लिया है। भारत की विदेश नीति, मुझे तो लगता ये है कि वो हर कदम उठाने से पहले उनकी तरफ देखती है कि उनसे पूछ ले कि भाई वो क्या चाहते हैं। अरे कैप्चर करने की जरूरत ही नहीं है प्रोफेसर साहब, ये तो वहां जाते हैं ना, नतमस्तक हो जाते हैं। हम तुम्हें दिल दे चुके सनम है, हम तुम्हें दिल दे चुके सनम, वहां पहुंच जाते ये कहते हुए। इनको भी देखो, इट्स नॉट इजी टू वेयर पावर, इट इज नॉट इजी to take a position in a dangerously poised situation like what we have today in our region and in whole of the globe. और जो ईरान है उसके पास देखिए इन्होंने क्या किया है कि ईरान का कोई स्टेक बचाया नहीं, कुछ छोड़ा ही नहीं। When you lose stakes in life, when you lose stakes in the survival of institutions, when you lose stake in the survival of this world, in this globe, देखिए डिप्लोमेसी चलती किस बेसिस पे है कि आप जो पार्टी, हर पार्टी जो इन्वॉल्व है उसको कोई ना कोई होप दो, कोई ना कोई उसको रीजन दो कि यू हैव टू सेव दिस सिचुएशन, you have to create a vested interest for peace in this region. That vested interest for peace will come from where? That could have come from a multilateral institutions and these Bretton Woods institutions जो कि हमारे देश में हैं। लेकिन अब तो भैया आप जा रहे हैं, आपने बम चला दिया, आपने यूनाइटेड नेशंस को इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं समझी, आपने अपनी स्वयं की इलेक्टेड कांग्रेस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं समझी, और आपको एक छोटा सा मुल्क आप इतनी बड़ी सुपर पावर को हाँक रहा है, उसके नाक में नकेल लेके घुमा रहा है। इट इज अ वेरी laughable situation where Jerry is going around making Tom dance.
विदाउट क्लोथ्स। ये टॉम एंड जेरी की लड़ाई होती थी ना, ये टॉम एंड जेरी आज के दिन एक ही तरफ है, लेकिन जो इसमें चूहा है वो बिल्ली को नचा रहा है और बिल्ली उसे डर रही है लगता है। अरे व्हाई कांट द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस ऑफ ए pick up the phone and tell the Prime Minister of Israel that enough of it, we have to put a stop to this war. This is the things on which you have to take some steps so that we can convince the other side that they have आप जिस तरह की कल से व्याख्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की, और पहले भी करते रहे हैं, उसमें तो आपको डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इजराइल ने मान लिया है कि मोदी के इजराइल जाने से पहले कम से कम 1-1.5 महीने से वो इस लड़ाई की पूरी तैयारी कर रहा था। सारे उसने मोर्चाबंदी कर ली थी, एक-एक निर्णय ले लिया गया था पूरा का पूरा। और ये भी बात निकल के स्पष्ट हो गई है कि ये तैयारी पूरी की पूरी अमेरिकी सहयोग से हुई थी, अमेरिका उसमें भागीदार था और अमेरिका भी तैयारी कर रहा था, ये भी तैयारी कर रहे थे, दोनों ही तैयारी कर रहे थे। मुझको तो लगता है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया, उस फैसले के बाद में, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का उस फैसले के बाद में डोनाल्ड ट्रंप और नेतान्याहू की, मेरा आकलन है, बातचीत हुई होगी कि भाई अब ये कर दिया जाए और हम दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। ये बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, तो अब आप डोनाल्ड ट्रंप से ये उम्मीद क्यों कर रहे हैं? ये मेरी गलती है कि मैं नरेंद्र मोदी से उम्मीद कर रहा था कि ये कम से कम जब ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या की गई, उसके बाद कम से कम ये शोक संदेश भेजेंगे। ईरान हमारा बहुत पुराना दोस्त है, उसने कश्मीर के मसले पर हर जगह, हर मुकाम पर भारत का साथ दिया है। और मुझे याद है जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी, तो फिर भारत सरकार ने, मनमोहन सिंह उस वक्त प्रधानमंत्री, अफसोस जताया था, विरोध जताया था, शोक संदेश दिया था, ये सब किया गया था। वो जमाना गया जी, वो जमाना गया प्रोफेसर साहब। वहां पर लोग दानिशमंद होते थे जो नेताओं की पोजीशन पे बैठे हुए थे। जी, यहाँ पर 2 लोग हैं जो दुनिया को नचा रहे हैं, जो उनकी आज की हैसियत है उसके दम पर, क्योंकि उनको पता है कि कल ये हैसियत रहे या ना रहे, विभिन्न कारणों से। और एक मुख्य कारण जो उनको डोमेस्टिक चैलेंज, अपने घर पे वो चैलेंज फेस कर रहे हैं, वो ये है। और ये कल भी हमने चर्चा की थी कि ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। They are not fighting a war, they are fighting an election in which they have brought so much of distress and they have brought so much of danger, cogent danger to the globe as an entity. और वहां पर तो जखीरा ही जखीरा है तेलों का। 1 मिनट में अगर कोई डिसाइड कर ले कि हमने फला मुल्क को डिस्ट्रॉय करना है, उसकी हैसियत को खत्म करना है, तो उनके पास बमों का जखीरा तो बहुत है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। और आज की कोई कैलकुलेट कर रहा था कि who will run out of these rockets ahead of the other, जैसे कि किसके पास खत्म होंगे ये जखीरे, पहले ये अमेरिका के पास खत्म होंगे, इजराइल के पास खत्म होंगे, या ईरान के पास खत्म होंगे, या चीन के पास खत्म होंगे। चीन प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया। हाँ। और चीन चाहता है कि इसमें, इस पूरे प्रकरण में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खंबे से लटक जाए। वो कैसे होगा? वो उसमें पढ़ना नहीं चाहते। आप करो, आपने ये फैलाया रायता, आप इसको समेटो। भाई आपने चीन, आप कह रहे हैं कि चीन के हित में ये है कि ये लड़ाई अगर थोड़ी लंबी चलना ही हो तो चल जाए, वॉचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस। हाँ, वॉचिंग फ्रॉम ए डिस्टेंस, लड़ाई लंबी चलनी हो तो चल जाए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्वीकार कर लिया है कि इस लड़ाई से अमेरिका को नुकसान हो सकता है, एक बयान में उन्होंने स्वीकार किया है। कल ये खबर भी आ रही थी कि कुछ मिसाइलें उनका विमानवाही पोत है, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, 2-3 अब्राहम लिंकन, हाँ, उस 2-3 मिसाइलें उसके ऊपर भी गिरी हैं, तो उसको भी नुकसान हो गया है। ये अमेरिका के लिए काफी बड़ा सदमा होगा अगर उस कैरियर को कोई नुकसान होता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज है वो। तो मैं कहना ही चाहता हूं कि चीन अगर ये चाहता है कि लड़ाई थोड़ी लंबी चल जाए, जिससे अमेरिका कमजोर हो जाएगा अंततः। देखिए, ये जो
ये चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जहां धकेल दिया है, जिस क्वैगमार में, जिस कीचड़ में अपने मुल्क को धकेल दिया है, जिस असले के कीचड़ में इस अपने मुल्क को धकेल दिया है इस लड़ाई के चलते, और पूरा वेस्ट एशिया जिससे कि आतंकित है और जिससे डेंजर में है, यू सी दैट इट इज अ थ्रेट टू द होल ऑफ वेस्ट एशिया आज के दिन। और वेस्ट एशिया कोई अलग आइसोलेशन में तो है नहीं भाई। आप देखिए कि वेस्ट एशिया में लड़ाई के चलते इन प्रिंसिपल जो पोजीशन ले रखी थी कीर स्टारमर के जो गवर्नमेंट ने, उन्होंने भी कह दिया कि हम अपनी टेरिटरी डिफेंसिव पर्पस के लिए इस्तेमाल होने देंगे। अब डिफेंसिव और ऑफेंसिव वॉर सिचुएशन में क्या होता है, ये तो आपके अपने आंकलन पर डिपेंड करता है। जो आप अपने लिए डिफेंसिव बोलते हैं वो दूसरे विरोध पक्ष के लिए वो ऑफेंसिव होगा। तो हर कोई प्रोग्रेसिवली इज गेटिंग सक्ड इनटू दिस वॉर मशीन, और ये वॉर मशीन को रोकने वाला कोई बटन है नहीं, क्योंकि इसको कोई चलाने वाला एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा, और जो चला रहे हैं उनको चलाना तो आता है, रोकना नहीं आता। जैसे कि हर एनालिस्ट कह रहा है कि व्हाट इज द एंड रिजल्ट, व्हाट नेक्स्ट, यू हैव किल्ड आयतुल्लाह खुमैनी, अब क्या? इसका जवाब नहीं है। इसका जवाब बेंजामिन नेतन्याहू के पास नहीं है, इसका जवाब डोनाल्ड ट्रंप के पास नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि इस सिचुएशन में पता नहीं कानून क्या कहता है, क्योंकि कानून के अनुसार कोई बात तो नहीं हो रही अमेरिका में, लेकिन क्या वहां की सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेजिडुअल पावर्स है या नहीं है जिसमें वो ये हस्तक्षेप कर ये कह सकती है कि इस युद्ध को रोको। जैसे उन्होंने टैरिफ्स को रोल बैक करवाया या रोका, उस पर अंकुश लगवाया, उसी तरह से, क्योंकि वो जो ज्यूरिसडिक्शन थी वो कांग्रेस की थी, इसी तरह से वॉर डिक्लेयर करना, उसकी ज्यूरिसडिक्शन तो कांग्रेस के पास है, वो तो उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं की, उसको तो बताया नहीं अभी तक। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें भी हस्तक्षेप कर सकता है क्या अमेरिका का? क्योंकि ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस सिर्फ खाड़ी के लिए नहीं है, सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, सिर्फ इजराइल के लिए नहीं है, ये एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो है पूरी दुनिया के लिए है, थोड़ा या ज्यादा। और इसमें इंटरवीन मैं समझता हूं करना बहुत जरूरी है, और अमेरिका का ही कोई इदारा जिसको की जवाबदेही बनती है डोनाल्ड ट्रंप की, उसको इसमें हस्तक्षेप करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो टैरिफ्स लगाई हैं ग्लोबली, जो लगाई थी, जो आपके दिन अभी रुकी हुई हैं, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने की ना पेशरफ्त, सुप्रीम कोर्ट ने उसको दुरुस्त किया ना, और इसको मानना पड़ा। क्या ये जो लड़ाई है, इज इट लेजिटिमेट, इज इट लीगल इन द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? बिना कांग्रेस के समर्थन के, बिना कांग्रेस के क्लियरेंस के राष्ट्रपति जंग डिक्लेयर नहीं कर सकता। He cannot wage war without the support of the Congress, which means the elected body within the United States. और एक राय नहीं थी इजराइल में भी, जब हमारे प्रधानमंत्री गए तो वॉकआउट हुआ ना, ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया। बिल्कुल। तो कभी आपने देखा है कि वॉर की स्थिति में उसके आसपास जो है वॉकआउट हो रहा हो? मुल्क तो एकजुट हो जाते हैं। तो आप के अंदर जो आपके जो, और ने ईरान से जरूर एकजुट कर दिया है, आपके भीतर जो है एकजुटता नहीं है, जो कि एकजुटता आज के दिन आपके चैलेंज के विरोध में ईरान में है, वो सरेंडर नहीं करेंगे। बस आप यही कर सकते हैं कि आप उसको डिकैपिटेट इतना कर दें कि उसके पास ये माफी चाहता हूँ, डोंट टू ड्रॉ हर्ट एनीबॉडी सेंटिमेंट्स, लेकिन रावण के इतने सर हैं, कितने काट लोगे? उनके पास इंस्टीट्यूशन उनके जो है वो मरने वाले नहीं है। जैसा कि हम पहले भी डिस्कशन कर रहे थे कि देयर स्टेट स्ट्रक्चर इज सो डिजाइन्ड
हैज टू आउटलिव द लीडरशिप। जो भी लीडरशिप उभर के सामने आएगी, अगर वो कारगर सिद्ध नहीं होती है, अगर वो उपयुक्त सिद्ध नहीं होती है, तो वो लीडरशिप नहीं रहेगी, स्टेट स्ट्रक्चर रहेगा। उसको चलाने वाले विभिन्न चेहरे आते रहेंगे, उभरते रहेंगे, और स्टेज में कम, जब उनके पास कोई असला ना बचे